चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने ईस्टर साइकिल के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है। और इसके अलावा ईस्टर साइकिल के अलावा गर्भकाल के बारे में बात कर चुके थे। ठीक है। तो अब बात करेंगे हम प्लेसेंटा के बारे में, यानी अपरा के बारे में। तो अपरा क्या है या प्लेसेंटा क्या है? ठीक है। तो सिंपल भाषा में बात करें तो प्लेसेंटा या अपरा का अर्थ क्या होता है कि माँ और भ्रूण जो है उसके मध्य संबंध क्या कहलाता है? प्लेसेंटा कहलाता है। ठीक। कि जो भ्रूण है आ, माँ के गर्भाशय में जिस संरचना के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, तो वह संरचना क्या कहलाती है? प्लेसेंटा कहलाती है। तो बात करते हैं प्लेसेंटा या अपरा के बारे में। देखो, तो माँ और भ्रूण के मध्य जो संयोजी ऊतकों का या जो झिल्लीय संबंध है, यानी जो परत है, मेम्ब्रेन है, उनका जो संबंध है वह क्या कहलाता है? प्लेसेंटा कहलाता है। और सिंपल भाषा में अर्थ, माँ और भ्रूण के मध्य जो जुड़ाव है, संयोजन है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? प्लेसेंटा कहलाता है। ये तो हो गई अपनी परिभाषा के दृष्टिकोण से। ठीक है। कि जब भ्रूण माँ के गर्भ में होता है तो जिस संरचना के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, तो वह संरचना क्या कहलाती है? प्लेसेंटा या अपरा कहलाती है। अब बात करें प्लेसेंटा के भागों की, कि प्लेसेंटा के कौन कौन से भाग होते हैं। तो प्लेसेंटा जो है, यानी जो जिसके द्वारा भ्रूण जो माँ के गर्भाशय में जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वहां पर दोनों के ऊतक ही एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो प्लेसेंटा के जो संयोजन है प्लेसेंटा के द्वारा, उसमें माँ का और जो भ्रूण है उन दोनों के ऊतकों का योगदान रहता है। तो उसके आधार पर जो प्लेसेंटा है उसके मुख्य रूप से दो भाग माने गए। ठीक है। पहला हो गया फीटल प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा बनाने में जो जो भाग किसके हैं? भ्रूण के हैं, तो वो किस नाम से जाने जाते हैं? फीटल प्लेसेंटा के नाम से जाने जाते हैं। और प्लेसेंटा के जिस भाग का निर्माण माँ के द्वारा होता है या माँ के ऊतकों द्वारा होता है, वह क्या कहलाता है? मैटरनल प्लेसेंटा कहलाता है। ठीक है। तो अब बात करें प्लेसेंटा के बारे में कि जो भ्रूण है उसकी कौन कौन सी लेयर होती हैं। तो उसकी मुख्य रूप से तीन लेयर होती है। ठीक है। कौन कौन सी होती हैं? देखो, तो प्लेसेंटा के कितने भाग हो गए? दो भाग। कौन कौन से हो गए? भ्रूणीय प्लेसेंटा, और दूसरा हो गया मात्रक प्लेसेंटा। अब जो भ्रूण का जो भाग बनाता है, इस तरह से मान के चलें कि जो प्लेसेंटा है, ठीक है, ये मान लो क्या हो गया? माँ का गर्भाशय हो गया। ठीक। अब इसी के अंदर कौन है? भ्रूण है। दीप्ति अपना स्पीकर बंद कर ले। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये क्या है? भ्रूण है। और भ्रूण के ऊपर क्या होती हैं? लेयर्स होती हैं, किसकी? प्लेसेंटा की। ठीक। इस तरह से तीसरी लेयर और आ जाएगी इसके ऊपर। तो ये तो झिल्लियां हो गई किसकी? मान लो किसकी? ये भ्रूण की झिल्लियां हैं, जो किसको बनाने में योगदान कर रही हैं? प्लेसेंटा को बनाने में मदद कर रही है। और ये जो ग्रीन वाली है ये किसकी है? गर्भाशय की। तो इनके मध्य क्या बनता है? संबंध बनता है।
ठीक है, जगह जगह से क्या रहती हैं, जुड़े हुए रहते हैं। इससे गर्भाशय की भित्ति से। तो अब जो ये संबंध है माँ और भ्रूण के मध्य, ठीक है, तो जो झिल्लियां भ्रूण की प्लेसेंटा को बनाने में मदद कर रही है वो झिल्लियां कौन कौन सी होती हैं? यहाँ पर तीन तरह की झिल्लियां होती हैं। ठीक है, सबसे पहले एमनियोन, दूसरी एलेंटॉयस, और तीसरी होती है कोरियन। तो ये तीन तरह की झिल्लियां होती हैं। अब इनमें बात करें कि कौन कौन सी झिल्लियां कहाँ स्थित होती हैं। ठीक है, तो देखो, तो जो भ्रूण के चारों तरफ से जो कवर करती है, सबसे आंतरिक जो झिल्ली होती है, ठीक है, प्लेसेंटा की सबसे आंतरिक झिल्ली वो कौन सी होती है? एमनियोन, सबसे आंतरिक झिल्ली। ठीक है, और कैसी होती है? दोहरी, डबल लेयर होती है। और क्या करती है? भ्रूण को चारों तरफ से कवर करती है। और मध्य की कौन सी होती है? एलेंटॉस। और सबसे बाहरी जो झिल्ली होती है वो कौन सी होती है? कोरियन। सबसे बाहरी जो झिल्ली होती है वो कौन सी है? कोरियन होती है। तो यहां पर बात करें हम, तो कौन सी झिल्ली कौन सी है? तो ये जो पिंक कलर की है, ये कौन सी हो गई? कोरियन हो गई। ब्लू कलर वाली, नंबर दो, ये कौन सी हो गई? एलेंटॉइस हो गई। और जो रेड कलर वाली है, ठीक है, सबसे आंतरिक झिल्ली, ये कौन सी है? एमनियोन। तो यहां हम बात कर रहे हैं कि भ्रूणीय झिल्ली के भाग कौन कौन से होते हैं, या भ्रूणीय जो प्लेसेंटा है उसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो भ्रूणीय प्लेसेंटा के तीन भाग होते हैं, या तीन तरह की झिल्लियां यहाँ पर, या लेयर्स यहाँ पर होती हैं, मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जिनमें से नंबर एक है एमनियोन, नंबर दो एलेंटॉयस, और नंबर तीन कोरियोन। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो इस तरह से बनता है कि भ्रूणीय प्लेसेंटा की सबसे आंतरिक झिल्ली या लेयर या परत कौन सी होती है? ठीक है, तो सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है, या सबसे आंतरिक झिल्ली कौन सी होती है? तो सबसे आंतरिक झिल्ली होती है एमनियोन। ठीक है, और इस एमनियोन झिल्ली के अंदर एक तरल द्रव भरा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एमनियोटिक द्रव कहते हैं। जिसे हम क्या बोल देंगे? एमनियोटिक द्रव। इस एमनियोटिक द्रव के अंदर जो जो भ्रूण है, ठीक है, जो विकसित होता हुआ भ्रूण है, वह इसी के अंदर तैरता हुआ रहता है। ठीक है, और जिसकी वजह से जो भ्रूण का वजन है वो एक्चुअल वजन माँ को महसूस नहीं होता है। जो एमनियोटिक द्रव होता है यह बिल्कुल साफ होता है। ठीक है, साफ तरल होता है। दूसरी चीज ये कैसा रहता है? चिकना। ठीक, और किसके अंदर है? एमनियोटिक जो झिल्ली है उसके अंदर भ्रूण है, सबसे आंतरिक झिल्ली है। इसमें जो द्रव भरा रहता है, साफ तरल जो चिकना द्रव भरा रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एमनियोटिक द्रव कहते हैं। और इसी को किस नाम से जाना जाता है? सेकंड वाटर बैग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सेकंड वाटर बैग के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब इसके ऊपर जो दूसरे नंबर की झिल्ली है, यानी एलेंटॉइस के जो, सॉरी, एमनियोन के जो ऊपर होती है, उसे क्या कहते हैं? हम एलेंटॉइस कहते हैं। ठीक है, और जो ये एलेंटॉइस झिल्ली है, देखो, जो एलेंटोइस झिल्ली है, ठीक है,
इसके अंदर जो भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थ हैं वो भरे हुए रहते हैं। एलेंटोस के अंदर क्या भरा रहता है? भ्रूणीय उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है। और इस जो इसके अंदर द्रव भरा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है? भ्रूणीय उत्सर्जी पदार्थ हैं। और इसको किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट वाटर बैग के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, इसके बारे में बात करेंगे अभी। फर्स्ट वाटर बैग के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? एलेंटोइस जो झिल्ली है, और उससे जो कैविटी बनी है, ठीक है, जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है एलेंटोइस कैविटी के अंदर, उसको। ठीक है। क्योंकि क्यों जानते हैं इसको फर्स्ट वाटर बैग के नाम से? क्योंकि प्रसव के समय, प्रसव के समय यह सबसे पहले बाहर आता है। जो भ्रूण है, प्रसव के समय भ्रूण जब बाहर निकलता है, उससे पहले एक वाटर बैग बाहर बाहर आता है। ठीक है। जिसे हम कई बार मूत्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है। जिसमें उत्सर्जी पदार्थ भरे होते हैं। ठीक है, वेस्टेज भरे रहते हैं। तो वो क्या रहता है? एलेंटोइस बैग होता है। एलेंटोइस झिल्ली के अंदर भरा हुआ द्रव रहता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट वाटर बैग कहते हैं। फिर इसके आने के बाद जब बच्चा बाहर आता है, तो बच्चा एक बिल्कुल मतलब नीट एंड क्लीन और चिकने जो द्रव के अंदर स्थित होता है। ठीक है। जब वो झिल्ली फूटती है, उसके बाद ये बच्चा बाहर निकलता है। तो जो बच्चा स्थित होता है, वो कौन सी झिल्ली के अंदर होता है? एमनियोन झिल्ली के अंदर स्थित होता है, या एमनियोटिक द्रव के अंदर रहता है। और ये एमनियोटिक द्रव कैसा है? साफ और तरल होता है। अब ये जो एलेंटोस है उसके बाद बाहर आ रहा है। ठीक है, सेकंड नंबर पर बाहर आ रहा है ये बैग, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने? सेकंड वाटर बैग बोल देते हैं। अब इनका जो सबसे बाहरी जो झिल्ली है इनकी, जिसका संयोजन किसके साथ रहता है? गर्भाशय की झिल्ली के साथ रहता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? ओरियन कहते हैं। ठीक है, जो सबसे भारी झिल्ली है वो क्या कहलाती है? ओरियन कहलाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई मुख्य रूप से तीन प्रकार की झिल्ली, जो किसके भाग हैं? जो भ्रूणीय झिल्लियों के भाग हैं, या भ्रूणीय प्लेसेंटा के भाग होते हैं। अब देखो, इसको एक बार और डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं थोड़ा सा और। देखो, इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें सबसे अंदर जो पिंक कलर का हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो भाग है, ये क्या है? एमनियोटिक द्रव। ये क्या हो गया? एमनियोटिक द्रव हो गया। ठीक है। अब इसके बाद जो ये झिल्ली हमें दिखाई दे रही है, यानी जो पिंक कलर वाला जो ये भाग है, इसके ऊपर जो लेयर है, वो कौन सी हो गई अपनी? एमनियोटिक मेम्ब्रेन। ठीक। अब इसमें ज्यादा इन्होंने क्लियर दिया नहीं है इसमें। ठीक है, तो केवल समझने के दृष्टिकोण से हम समझ रहे हैं यहाँ पर कि जो ये ब्लैक हो गया एक भाग, तो ये हो गया। ठीक है, और दूसरा भाग इसका ये वाला हो गया। और तीसरी लेयर जो हो गई कौन सी? जो पिंक कलर वाली, ये वाली। ठीक है, तो ये तीनों लेयरों को इन्होंने इंडिकेट किया है। तो सबसे भारी लेयर कौन सी हो गई इसकी? ओरियन हो गई। दूसरे नंबर वाली, नंबर एक, ये नंबर दो, और ये नंबर तीन। ठीक है, तो सबसे भारी वाली कौन सी हो गई इनकी? ओरियन हो गई। नंबर दो पर एलेंटोइस हो गई। और तीसरी हो गई
एमनियोन। तो इस तरह से ये तीन झिल्लियां होती हैं। अब देखो, यहां पर जो सबसे भारी लेयर है, ठीक है, वह किससे जुड़ रही है? गर्भाशय की दीवार से जुड़ रही है। और गर्भाशय की दीवार से इसका संयोजन रहता है। लेकिन संयोजन जो रहता है वो किससे रहता है? यहाँ पर इस तरह की स्ट्रक्चर निकली हुई है, ठीक है, विलाई के रूप में स्ट्रक्चर निकली रहती हैं। और दूसरी विलाई जैसी या बटन जैसी संरचनाएं किस में पाई जाती हैं? इस पोरियन के ऊपर पाई जाती हैं। ठीक है, ये हो गई। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हमें जो दो चीजें याद रखनी है, वो कौन कौन सी हैं? एक तो हो गई कोटिलीडन्स और एक हो गई कैरिंकल्स। ठीक है, दोनों क्या हैं और किसके भाग होते हैं? नंबर एक, कोटिलीडन्स। जो कोटिलीडन्स हैं, ठीक है, वो किसके भाग होते हैं? कोरियन झिल्ली के। कोरियन झिल्ली पर स्थित है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? भ्रूणीय प्लेसेंटा के भाग। भ्रूणीय प्लेसेंटा के भाग होते हैं। ठीक है। और दूसरी संरचना जो है वो कौन सी है? कैरिंकल। ये क्या होते हैं? ये किसके भाग हैं? ये गर्भाशय की दीवार पर स्थित संरचनाएं हैं। ठीक है, जो कोटिलीडन्स से जुड़ती है। ठीक है, और दोनों ही मिलकर के, कोटिलिडन्स और कैरिंकल दोनों ही मिलकर के क्या करते हैं? संबंध बनाते हैं, जिसके द्वारा जो भ्रूण है उसके लिए ब्लड मिलता है, पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो ब्लड सप्लाई होती है वो इस प्लेसेंटा के द्वारा होती है। और जो प्लेसेंटा बनता है गर्भाशय के अंदर, वो किस किस के संयोजन से मिलता है? जो भ्रूणीय प्लेसेंटा उसके कोटिलिडन्स से और गर्भाशय के कैरेंकल वाले भाग के मध्य बनता है। ठीक है, अब जब ये दोनों जुड़ जाते हैं, जो कैरेंकल है ये किसका भाग हो गया? माँ का। और ये कोटिलीडन है, ये किसका हो गया? भ्रूण। दोनों के मध्य ये जो संबंध बन रहा है, ठीक है, कोटिलीडन्स और कैरेंकल्स के मध्य, ये क्या कहलाता है? प्लेसेंटोम कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? प्लेसेंटोम कहते हैं। इस भाग संरचना को क्या कहेंगे हम? प्लेसेंटोम। ठीक है, प्लेसेंटोम क्या है? कोटिलिडन्स और कैरेंकल के संयोजन से बनी हुई संरचना क्या कहलाती है? प्लेसेंटोम कहलाती है। ठीक, तो कुल मिलाकर के हमने किस किस के बारे में बात की अभी तक? पहली चीज हो गई अपनी कि प्लेसेंटा किसे कहते हैं। तो प्लेसेंटा कहते हैं माँ और भ्रूण के मध्य जो संबंध होता है, जो संयोजन होता है, जो जुड़ाव होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा के दो भाग होते हैं, एक तो माँ वाला भाग और दूसरा हो गया प्लेसेंटा वाला भाग, सॉरी उसका भ्रूण वाला भाग। ठीक है, तो जो भ्रूणीय झिल्ली हैं वो कितनी होती हैं? तीन। कौन कौन सी होती हैं? देखिए, एमनियोन, कोरियोन, सॉरी एलेंटोइस और कोरियोन, तीन झिल्लियां होती हैं। ठीक है, जो भ्रूणीय झिल्ली हैं उनमें सबसे आंतरिक झिल्ली कौन सी होती है? कौन सी होती है? एमनियोन। और सबसे भारी झिल्ली कौन सी होती है? सबसे भारी कोरियोन हो जाएगी और सबसे आंतरिक हो जाएगी एलेंटोइस। सॉरी, एक मिनट, एक मिनट इसमें, अरे हाँ,
तो भ्रूण की कितनी झिल्लियां हैं? तीन। कौन कौन सी? सबसे भारी कोरियन हो गई, मध्य वाली एलेंटोइस हो गई, और सबसे आंतरिक हो गई एमनियोन। ठीक है। जो एमनियोन है उसके अंदर साफ तरल चिकना पदार्थ या द्रव भरा हुआ रहता है। और जिसके अंदर कौन स्थित रहता है? भ्रूण स्थित रहता है, जिसे हम सेकंड वाटर बैग के नाम से जानते हैं। और इस एमनियोन के ऊपर जो दूसरी झिल्ली होती है, ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? एलेंटोस। इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है वो एलेंटोइक फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है, जिसमें जो क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है, किसके? भ्रूण के, जिसे हम फर्स्ट वाटर बैग के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि प्रसव के समय सबसे पहले जो एलेंटोइस जो बैग है, ठीक है, जो कैविटी है, वही बाहर आती है। ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ बाहर आते हैं। और सबसे जो भारी झिल्ली है वो कौन सी है? कोरियोन। ठीक। और इस यही कोरियोन गर्भाशय के साथ में संबंध स्थापित करती है या जुड़ती है। ठीक है। और ये जुड़ती किसके द्वारा है? यहाँ पर दो संरचनाएं मुख्य रूप से होती हैं, पेरेंकल एंड कोटिलिडन्स। ठीक है। जिनमें से जो कोटिलिडन्स है वो किसके भाग हैं? भ्रूण के भाग होते हैं। और कैरेंकल्स जो होते हैं वो किसके भाग होते हैं? गर्भाशयी भित्ति के भाग होते हैं। और इन दोनों के संयोजन से जो संरचना बनती है वह क्या कहलाती है? प्लेसेंटोम कहलाती है। तो वह संरचना क्या कहलाती है? प्लेसेंटोम। तो ये तो बात हो गई किसके आधार पर? झिल्लियों के आधार। अब बात करते हैं कि जो विलाई होती हैं, ठीक है, जैसे जो प्लेसेंटा है, तो प्लेसेंटा के ऊपर जो संयोजन के लिए क्या पाई जाते हैं? छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जो भ्रूण को किससे जोड़ने का काम करती हैं? गर्भाशय से जोड़ने का काम करती हैं। तो उन विलाई के, या फिर कहें हम किसके, कोटिलिडन्स। कोटिलिडन्स क्या होते हैं एक्चुअल में? देखो, मान लो ये गर्भाशय है, तो गर्भाशय के ऊपर क्या है? छोटी छोटी सी संरचनाएं पाई जाती हैं, विलाई। इनको क्या बोलते हैं? विलाई कहते हैं। और जब ये विलाई एक ग्रुप में पाई जाती हैं, ठीक है, उन्हीं को क्या कह दिया जाता है? कोटिलिडन्स। ठीक है। तो अब देखो बात करते हैं कि जो विलाई है, विलाई का काम क्या है? कि जो प्लेसेंटा है, भ्रूण है, उसको गर्भाशय से जोड़ना। इन विलाई के वितरण के आधार पर जो प्लेसेंटा है, ठीक है, उसके मुख्य रूप से चार प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? देखो, एक, सबसे पहला है डिफ्यूज, दूसरा डिस्कॉर्ड, तीसरा कॉटिलिडनरी, और चौथा हो गया डोनरी। अब ये कैसे होते हैं? आपने एक डायग्राम देखा होगा कि जब बिलाई, इस तरह से माने हम, जब बिलाई पूरे सतह पर, जो पूरी सबसे भारी सतह कौन सी है? कोरियोन। उसकी पूरी सतह पर इस तरह से पास पास स्थित होते हैं। ठीक है। कहां पर हैं? जो भ्रूण है उसकी पूरी सतह के ऊपर स्थित होते हैं। तो वह क्या कहलाता है? डिफ्यूज प्रकार का प्लेसेंटा कहलाता है। तो जो प्लेसेंटा के ऊपर जो विलाई है वो कहाँ है? उसकी पूरी सतह के ऊपर स्थित होते हैं। तो उस प्रकार का प्लेसेंटा क्या कहलाता है? डिफ्यूज प्रकार का प्लेसेंटा कहलाता है। ठीक है। और इस प्रकार का प्लेसेंटा किसमें पाया जाता है? घोड़ी में, सुअरी में, और ऊंटनी के अंदर पाया जाता है। ठीक है। दूसरा हो गया अपना डिस्कॉइड। डिस्कॉइड यानी जब बिलाई केवल और केवल एक डिस्क के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। किसके रूप में पाए जाते हैं? केवल एक डिस्क रूपी संरचना के रूप में पाए जाते हैं। तो उसे हम क्या बोल देते हैं? डिस्कॉइड प्रकार का प्लेसेंटा
कह देते हैं, यानी एक क्षेत्र विशेष पर पाए जाते हैं। जैसे जो नाभि वाला स्थान है मनुष्य के अंदर, तो उसके द्वारा ही जो बच्चा है किससे जुड़ा रहता है, माँ के गर्भ में जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, डिस्कॉर्ड प्रकार का प्लेसेंटा कहलाता है। तीसरा है कोटिलिडनरी। इसमें क्या होता है, देखो, ये मान लो पूरी भ्रूण की सतह है, इसमें जो विलाई हैं वो समूह के रूप में पाए जाते हैं। कि यहाँ पर हो गया तो यहाँ पर ये विलाई हो गए एक समूह के रूप में, फिर दूसरी जगह पर हो गए तो एक समूह है यहाँ पर विलाई का, तो यहाँ पर स्थित है। तो जब विलाई भ्रूणीय सतह पर ध्रुव के रूप में स्थित होते हैं, तो वह प्लेसेंटा कौन सा कहलाता है, कोटिलिडनरी प्रकार का कहलाता है। और ये जो ग्रुप ऑफ विलाई है, यही क्या कहलाता है, कोटिलिडन्स कहलाता है। ठीक है, और चौथा हो गया जॉनरी। जॉनरी में क्या होता है कि मान लो ये भ्रूणीय सतह हो गई, तो केवल एक क्षेत्र विशेष में, किसमें, क्षेत्र विशेष में ही क्या पाए जाएंगे, विलाई उपस्थित रहते हैं। एक बेल्ट के रूप में या किसी क्षेत्र विशेष में क्या है, एक पैटर्न के रूप में ही जो विलाई हैं वो उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये चार प्रकार होते हैं किसके, प्लेसेंटा के। इसके आधार पर जो विलाई हैं उनके वितरण के आधार पर, विलाई क्या है, विलाई होते हैं छोटे छोटे संरचनाएं होती हैं जो भ्रूण को गर्भाशय की सतह से जोड़ने का काम करती हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो डिफ्यूज प्रकार का प्लेसेंटा है वो किस में पाया जाता है, घोड़ी में, सुअरी में और ऊंटनी में। ठीक, दूसरा है डिस्कॉर्ड प्रकार का, ये किस में पाया जाता है, मानव और बंदर के अंदर पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, कोटिलिडनरी प्रकार का। ठीक है, तो किसमें क्या पाए जाते हैं, कोटिलिडन्स। कोटिलिडन्स किसको कह रहे हैं, जो बिलाई के समूह के रूप में स्थित हैं उनको क्या बोल रहे हैं हम, कोटिलिडन्स कह रहे हैं, कोटिलिडन्स। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कोटिलिडनरी प्लेसेंटा। तो इसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, यानी रूमिनेंट्स, मुख्य रूप से कौन आ गए इसमें, रूमिनेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो रूमिनेंट्स पशु किसके अंतर, रूमिनेंट्स में किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है, कोटिलिडनरी प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है। जॉनरी, जॉनरी यानी जॉन शब्द, जॉन यानी एक क्षेत्र। ठीक है, कौन से जोन में, किसी क्षेत्र विशेष में जो विलाई हैं वो उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जॉनरी प्रकार का प्लेसेंटा। जैसे कुतिया और बिल्ली, इसमें कौन सा प्लेसेंटा पाया जाता है, जॉनरी प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है। ठीक है, इसको एक और डायग्राम के हिसाब से देखते हैं इसमें, चलो मैं देखता हूँ एक बार, इसमें निकलेगा नहीं अभी, सब छोड़ो। तो कुल मिला के इतना ही याद रखें कि जो डिफ्यूज प्रकार का प्लेसेंटा है, इसमें जो विलाई हैं वहां पर स्थित हैं, पूरी की पूरी सतह पर पास पास स्थित होते हैं। ठीक है, तो लिखने के हिसाब से देखें हम इसको, तो क्या बोलेंगे इसको, इसमें विलाई पूरी संपूर्ण भ्रूणीय सतह पर, सतह पर उपस्थित। ठीक है, तो विलाई जो है कहां पर है, संपूर्ण भ्रूणीय सतह पर उपस्थित होते हैं और पास पास स्थित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का प्लेसेंटा किसमें पाया जाता है, घोड़ी में, सुअरी में और ऊंटनी में। ठीक, दूसरा है डिस्कॉइड। इसमें विलाई एक डिस्क के रूप में उपस्थित, तो जो संयोजन होगा, जो जुड़ाव होगा भ्रूण का मां के साथ, वो किसके रूप में होगा, केवल एक डिस्क के रूप में ही होता है। ठीक है,
तो उसी जगह पर उसी क्षेत्र विशेष से क्या है, बच्चा माँ के जो भ्रूण क्या नाम है गर्भाशय है उससे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। तीसरा है कोटिलिडनरी। तो इसमें विलाई ग्रुप के रूप में या समूह के रूप में, समूह के रूप में स्थित होते हैं। और ये समूह कैसे होते हैं, छोटे 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 समूह के रूप में स्थित। ठीक है, जैसे एक समूह यहाँ हो गया, एक दूसरी जगह हो गया, एक तीसरी जगह हो गया। और इन्हीं समूह बिलाई के समूह को हम क्या बोल देते हैं, कोटिलिडन्स कह देते हैं। ठीक है। और चौथा है जोनरी प्रकार का प्लेसेंटा। इसमें विलाई भ्रूणीय सतह पर, इसमें विलाई भ्रूणीय सतह पर एक क्षेत्र विशेष में स्थित होते हैं। ठीक है। तो जो विलाई हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, एक क्षेत्र विशेष में स्थित होते हैं। ठीक है। तो मेन तो हमें ये है कि यहाँ पर जो याद करना है वो इनके प्रकार याद करने हैं, और कौन कौन से पशुओं में कौन सा प्लेसेंटा पाया जाता है। तो डिफ्यूज इसमें पाया जाता है, घोड़ी सुअरी और ऊंटनी के अंदर पाया जाता है। ठीक है। डिस्कॉर्ड, ठीक है, आप ये याद रखें, डिस्कॉर्ड यानी डिस्को कौन करता है, मुख्य रूप से मानव ही करता है, मनुष्य ही करता है। ठीक है। और बंदर भी कर लेता है। तो डिस्को जो करता है वो कौन करता है, मानव और बंदर। तो ये क्या हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया। कोटिलिडनरी यानी, इसको तो आप हमें याद रहेगा क्योंकि कोटिलिडन्स होते हैं। और कोटिलिडन्स इसमें पढ़ रहे हैं हम, सभी जानवरों में पढ़ रहे हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी जितने भी रूमिनेंट्स हैं उनमें कौन सा प्लेसेंटा पाया जाता है, कोटिलिडनरी पाया जाता है। ठीक है। और चौथा है जोनरी। ठीक है। तो जो कुत्ता और बिल्ली है, ठीक है, एक क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ठीक है, एक ये मान के चलें कि भाई एक जैसे घरों में पाए जाते हैं तो वो उनका एक क्षेत्र हो गया। ठीक है। एक जोन विशेष में, एक क्षेत्र विशेष में ही ये उपस्थित रहते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा कि एक गांव का कुत्ता जब दूसरे गांव में नहीं जा सकता, नहीं तो उस गांव के कुत्ते क्या है उसके ऊपर भूंसते हैं, तो वापस वो कहाँ जाता है, अपने क्षेत्र में आ जाता है। तो जोन का मतलब क्या हो गया, क्षेत्र। तो जोनरी प्रकार का जो प्लेसेंटा है वो किसमें पाया जाएगा, कुतिया और बिल्ली के अंतर्गत पाया जाएगा। बचा एक कौन सा, डिफ्यूज। तो डिफ्यूज किसमें पाया जाएगा, घोड़ी सुअरी और ऊँटनी के अंदर पाया जाता। ठीक है। तो इससे आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो ये अपना पहला प्रकार हो गया, इसके आधार पर जो विलाई हैं उनके वितरण के आधार पर। और विलाई का काम क्या है, प्लेसेंटा को जो गर्भाशय की दीवार है उसके साथ जोड़ना। ठीक है। अब देखिए, अब अगला है कि जो प्लेसेंटा है वो किस प्रकार से जुड़ता है। ठीक है। माँ एवं भ्रूण के ऊतकों के जुड़ाव के आधार पर। ठीक है। तो क्योंकि जो गर्भाशय है, गर्भाशय की जो दीवार है, ठीक है, उससे किस प्रकार से प्लेसेंटा जुड़ रहा है, तो उसके आधार पर इसको चार भागों में बांटा गया है। बाकी होते प्लेसेंटा यही है चारों। ठीक है। कौन कौन से, जॉनरी, कोटिलिडनरी, डिफ्यूज। ठीक है। और साथ में चौथा कौन सा हो गया, डिस्कॉर्ड। लेकिन इसी को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर दिया गया है, कौन से, कि जुड़ाव के आधार पर। क्योंकि हमने बात की थी कि जो भ्रूण है, ठीक है, भ्रूण के प्लेसेंटा के कितने भाग हैं, तीन भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं, सबसे भारी भाग कौन सा हो गया, नंबर एक, ओरियन हो गया।
मिडिल वाला भाग कौन सा हो गया? एलेंटोइस हो गया। और सबसे आंतरिक भाग कौन सा हो गया? एमनियोन हो गया। तो हमेशा याद रखें कि भ्रूण की तो तीनों झिल्लियां ही संयोजन में काम आती हैं, जुड़ने में काम आती हैं। ठीक है। इन तीनों झिल्लियों का ही संबंध रहता है किसके साथ? गर्भाशय की दीवार के साथ। ठीक है। अब जो गर्भाशय की दीवार है, ठीक है, यहां पर तीन लेयर होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे अंदर हो गई कौन सी? एंडोमेट्रियम। ठीक। बीच में आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और सबसे ऊपर आ जाती है एपिथीलियम। अब देखो यहीं से इसके नाम बनेंगे। ठीक है। जब कोरियोन जो है, ठीक है, ये सबसे बाहरी झिल्ली है इसकी, भ्रूणीय झिल्ली की। तो कोरियोन ही किससे जुड़ेगी? क्योंकि सबसे भारी झिल्ली ही तो जुड़ेगी गर्भाशय की दीवार से। ये भ्रूण था। ठीक है। ये मान लो गर्भाशय की दीवार हो गई। तो गर्भाशय की दीवार से हमेशा कौन सी जुड़ेगी? जो इस भ्रूण की, क्योंकि एक तो सबसे आंतरिक झिल्ली है कौन सी? एमनियोन। तो एमनियोन तो सबसे अंदर आ गई। और उसके ऊपर कौन सी हो गई? एलेंटस। और सबसे भारी झिल्ली कौन सी है भ्रूणीय प्लेसेंटा की? कोरियोन। तो हमेशा कौन सी झिल्ली जुड़ेगी गर्भाशय के साथ? कोरियोन झिल्ली ही जुड़ती है। ठीक है। और इस झिल्ली के जुड़, क्योंकि हमेशा इसी का नाम आएगा, जैसे एपिथीलियो कोरियल, यानी कोरियन, कोरियन झिल्ली जुड़ गई। सिंडेस्मो कोरियल, एपिथीलियो कोरियल, हीमो कोरियल। कोरियल जो शब्द है वो किससे आया है? कोरियोन से आया है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी प्रकार के इस प्लेसेंटा में जो जुड़ाव हो रहा है मां के गर्भाशय से, वो कौन सी भित्ति का हो रहा है या कौन सी झिल्ली का हो रहा है? वो हो रहा है कोरियन झिल्ली का। ठीक है। तो सबसे भारी झिल्ली जो है भ्रूण की, वो कौन सी है? कोरियन है। तो उसी का जुड़ाव हो रहा है। यदि इस कोरियन का जुड़ाव गर्भाशय की इस तरह से माने, ये हो गया गर्भाशय। ठीक है। ये हो गई इसकी दूसरी लेयर, कनेक्टिव टिश्यू वाली। और ये हो गई इसकी तीसरी लेयर। ठीक। अब देखो, और यहां पर हम मान लेते हैं अब भ्रूण की झिल्ली मान लेते हैं। ये कौन सी हो गई? कोरियन। ये झिल्ली कौन सी हो गई? कोरियन हो गई। और ये क्या है? भ्रूण है। और ये जो तीन झिल्लियां हैं, यहां से लेकर के यहां तक, ये किसकी हैं? गर्भाशय की। गर्भाशय की ये नंबर एक। ठीक है। ये नंबर दो। और ये नंबर तीन। इन तीनों झिल्लियों को यदि नाम दें हम, तो नंबर तीन तो कौन सी हो गई? एपिथीलियम। एपिथीलियम हो गई। बीच वाले ये कनेक्टिव टिश्यू हो गए। और अंदर वाली हो गई एंडोमेट्रियम। अब देखो, हमने ये बात की है अभी कि जो गर्भाशय है, सॉरी, जो भ्रूण है, भ्रूण के ऊपर क्या पाई जाती हैं जुड़ाव के लिए? छोटी छोटी क्या पाई जाती हैं? विलाई पाई जाती हैं। तो ये क्या हो गई इस भ्रूण के ऊपर?
जगह जगह पर बिलाई हो गई। ये अलग बात है कि किस प्रकार का प्लेसेंटा है, क्या है, कैसे है। ठीक है, यही बिलाई क्या होंगी, जुड़ेंगी किससे, गर्भाशय की दीवार के साथ। ठीक है, यदि यह कोरियन झिल्ली किसके साथ जुड़ती है, सबसे अंदर की झिल्ली है कौन सी, एपिथीलियम। यदि एपिथीलियम के साथ जुड़ती है तो यह इस प्रकार का जो संयोजन क्या कहलाएगा, एपीथीलियो कोरियल। यानी गर्भाशय की कौन सी हो गई, एपिथीलियम हो गई। ठीक है, और भ्रूण की कौन सी हो गई, कोरियन हो गई। तो इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, एपिथीलियो कोरियल बोल दिया। ठीक है, और यह इस प्रकार का जो संयोजन है, यानी जब गर्भाशय की एपिथीलियम होती है संयोजन में, और भ्रूण की कौन सी होती है, कोरियन होती है, तो कौन से प्रकार के प्लेसेंटा में पाया जाता है इस प्रकार का संयोजन, डिफ्यूज प्रकार के प्लेसेंटा में पाया जाता है। और हमने ये पढ़ा था कि जो डिफ्यूज प्रकार का प्लेसेंटा है, यह किस किस में पाया जाता है, डिफ्यूज प्रकार का प्लेसेंटा घोड़ी में, ठीक है, और सुअरी में, और साथ में आ गया ये ऊंटनी। तो डिफ्यूज प्रकार का प्लेसेंटा, या हम बात करें एपिथीलियो कोरियल प्रकार का प्लेसेंटा, वो किस में पाया जाता है, घोड़ी, सुअरी और ऊंटनी के अंदर पाया जाता है। और इसमें जो संबंध होता है वो कौन कौन सी झिल्लियों के मध्य हो रहा है, कि भ्रूण की तो कोरियन हो गई, ठीक है, इसलिए कोरियल शब्द आ गया। और गर्भाशय की कौन सी हो गई, एपिथीलियम। ठीक है, तो इनका जो संयोजन है या इसके जो बिलाई हैं, वो किससे अटैच रहते हैं, केवल और केवल ये बस संबंध रहता है, इस तरह से चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, और ये आसानी से अलग हो जाते हैं प्रसव के समय। ठीक, तो ये तो हो गया कौन सा, एपिथीलियो कोरियल प्रकार का प्लेसेंटा। ठीक, अब दूसरा है, इनके इसके हिसाब से चलते हैं, संदेशों को छोड़ो पहले, एंडोथीलियो कोरियल। ठीक है, अब यहां पर जो एंडोथीलियल प्रकार का कौन सा होता है, कि जब जो ये विलाई है, ठीक है, एपिथीलियम के बजाय कहाँ चली गई, थोड़ी सी अंदर और चली गई, कनेक्टिव टिश्यू तक और बढ़ गई। ठीक है, तो यही क्या कहलाएगा, एंडोथीलियल प्रकार का संयोजन कहलाता है। ठीक है, अब तीसरा हो गया सिंडेस्मोकोरियल। तो इसमें जो एंडोमेट्रियम है वो शामिल होती है। ठीक है, तो सिंडेस्मोकोरियल में कौन सी होती है, ये जो गर्भाशय है उसकी तो कौन सी आ गई, एंडोमेट्रियम आ गई, और भ्रूण की कौन सी आ गई, कोरियन आ गई। तो सिंडेस्मोकोरियल में कौन सी आ गई, गर्भाशय की तो एंडोमेट्रियम, और भ्रूण की तो हमेशा कौन सी आएगी, कोरियन ही आएगी। तो ये जो संबंध है कौन सी प्रकार में आएगा, सिंडेस्मोकोरियल प्रकार के संयोजन में आता है। और सिंडेस्मोकोरियल किन में पाया जाता है, कोटलिडनरी प्रकार का प्लेसेंटा होता है, तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, यानी जितने भी रूमिनेंट्स हैं उनके अंदर ये इस प्रकार का संयोजन पाया जाता है। ठीक है, बचा चौथा, हीमोकोरियल। हीमो शब्द का मतलब है ब्लड, यानी रक्त। तो जब यह कोरियन झिल्ली के विलाई जो हैं, ठीक है, कोरियन झिल्ली के जो विलाई हैं कहाँ तक चले जाते हैं, इस एंडोमेट्रियम से भी अंदर तक चले जाते हैं। यानी जो जो यहाँ पर क्या रहती हैं, गर्भाशय की भित्ति में जो रक्त वाहिनियां हैं, सीधे सीधे जो सप्लाई करती हैं वो कहाँ करती हैं, विलाई के लिए करती हैं। ठीक है, जो गर्भाशय की रक्त वाहिनियां हैं वह ब्लड सप्लाई गर्भाशय की भित्ति को करती हैं नॉर्मली। ठीक है, गर्भाशय की भित्ति से जो ब्लड सप्लाई है वो किसको मिलती है, विलाई के द्वारा भ्रूण को मिलती है। लेकिन जब संयोजन के दौरान ये विलाई बिल्कुल अंदर तक चली जाती हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि जो धमनियां या छोटी छोटी रक्त वाहिनियां ब्लड सप्लाई किसको कर रही थी, गर्भाशय की भित्ति को कर रही थी, कि भाई तुम आगे जा करके इन विलाई के लिए रक्त सप्लाई कर दो। तो वो सीधे रक्त सप्लाई किसको कर देती हैं, विलाई को, क्योंकि विलाई अंदर तक घुस गई, प्रवेश कर गई। तो इस प्रकार का जो संयोजन है वो क्या कहलाता है, हीमोकोरियल प्रकार का संयोजन कहलाता है। और ये किस में पाया जाता है, मानव में, और जितने भी रोडेंट्स हैं उनके अंदर पाया जाता है। ठीक है,
तो बेसिकली आपको याद इतना रखना है कि जब गर्भाशय की एपिथीलियम और भ्रूण की तो हमेशा कोरियन ही रही, ठीक है। तो एपिथीलियम और कोरियन के मध्य जो संबंध है वो एपिथीलियो कोरियल है। सिंडेस्मोकोरियल में जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम है और कोरियन आ गई। और एंडोथीलियो कोरियल जब एपिथीलियम से अंदर, ठीक है, संयोजन चला गया, कनेक्टिव टिश्यू तक चला गई, विलाई जो है वहां तक चली गई कनेक्टिव टिश्यू तक, तो वो क्या कहलाएगा, एंडोथीलियल प्रकार का संयोजन कहलाता है। और हीमोकोरियल में जो विलाई हैं वो कहाँ है, बिल्कुल गर्भाशय की भित्ति को पूरा पार कर जाती हैं। और इनका जो संपर्क है सीधा किससे हो जाता है, गर्भाशय की जो कैपिलरीज हैं, ठीक है, उनसे सीधा संबंध हो जाता है। तो वो किसके अंतर्गत आती हैं, हीमोकोरियल प्लेसेंटा के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये हो गया माँ और भ्रूण के मध्य ऊतकों के जुड़ाव के आधार पर प्लेसेंटा का प्रकार, ठीक है। तो बेसिकली जो चार प्रकार के अपने प्लेसेंटा थे, कौन कौन से, डिफ्यूज, डिस्कॉर्ड, कॉटिलिनरी और जोनरी, उसी का ही परिवर्तित रूप क्या है, संयोजन के आधार पर, ऊतकों के संयोजन के आधार पर एपिथीलियोकोरियल, सिंडेस्मोकोरियल, एंडोथीलियोकोरियल और हीमोकोरियल, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना प्लेसेंटा के बारे में। आपको जो यहाँ पर याद रखने वाली बात है वो यही है कि कौन से जानवर में कौन सा प्लेसेंटा पाया जाता है, ठीक है। तो इतना यहाँ से तो नहीं आता ज्यादातर क्वेश्चन, तो ज्यादातर क्वेश्चन आने की संभावना रहती है अपने इस वाले पोर्शन से, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। क्योंकि जो डिस्कॉर्ड है वो घोड़ी, सुअर और ऊंटनी में पाया जाता है, ठीक है, डिफ्यूज प्रकार का, सॉरी। और डिस्कॉर्ड किस में पाया जाएगा, डिस्को कौन कर सकता है, मैन और मंकी, यानी आदमी और बंदर ही क्या कर सकते हैं, एक तरह से डांस कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया डिस्कॉर्ड। कॉटिलिडनरी, कॉटिलिडनरी पाया जाता है जितने भी रुमिनेंट्स हैं, रोमंथी पशु हैं, उनमें पाया जाता है। और रोमंथी में कौन कौन से हैं अपने, गाय हो गई, भैंस हो गई, भेड़ और बकरी, ठीक। और चौथा है अपना डोनरी। तो एक क्षेत्र विशेष में, एक एरिया में, विशेषकर जैसे कुत्ता और बिल्ली की बात करें, तो ये क्षेत्र विशेष में ही स्थित होते हैं, यानी इनका क्या बटा होता है, एक इलाका बटा हुआ रहता है, यानी जोन बटा हुआ रहता है। तो उसी के आधार पर हम याद कर सकते हैं कि जो कुतिया और बिल्ली हैं इनमें कौन सा प्लेसेंटा पाया जाता है, जोनरी प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है, ठीक है। तो ये बात होगी अपनी प्लेसेंटा से संबंध। अब बात करते हैं कि जो प्लेसेंटा है इसका काम क्या है, प्लेसेंटा का काम क्या है, देखो। सभी को पता है वैसे, है ना, आप जैसा जानते हैं प्लेसेंटा के कार्य। फर्स्ट कार्य की बात करें हम, तो जो भ्रूण है, जो भी गर्भ में भ्रूण पल रहा है, तो उसको क्या करता है, ये पोषक तत्व प्रदान करता है। तो ये हो गया इसका पहला कार्य, भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो पहला कार्य क्या हो गया, भ्रूण को पोषण प्रदान करना हो गया, ठीक है। जितने भी पोषक तत्व हैं वो ब्लड के द्वारा यह किसको प्रदान करता है, भ्रूण को प्रदान करता है। दूसरा हो गया ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ठीक है, रक्त के द्वारा करता है भ्रूण के लिए, तो ये इसका काम हो गया। तीसरा, भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन, ठीक है। तो ब्लड के द्वारा ही मुख्य रूप से ये क्या करता है, जो भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको ये माँ के ब्लड सप्लाई में लेकर के आता है। तो जितने भी उत्सर्जी पदार्थ हैं भ्रूण के, यानी पोषक तत्व दे रहा है, और जो भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको वापस लेकर के ये आता है। ये मुख्य कार्य हो गए। और क्या हो सकता है इसका कार्य प्लेसेंटा का, कि जो भ्रूण की क्या एक तरह से सुरक्षा कर रहा है ये, ठीक है, गर्भ के अंदर। तो ये इसके मुख्य कार्य तो क्या हो गए, भ्रूण को पोषण प्रदान करना हो गया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हो गया, भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थों का
निष्कासन होते हैं। ठीक है, ये मुख्य कार्य किसके होते हैं? प्लेसेंटा के होते हैं। तो अब इसके बाद, यानी हमने क्या देखा कि मधुचक्र देखा, मधुचक्र के बाद क्या, हमने निषेचन के बारे में पढ़ा। अब निषेचन के बाद जब भ्रूण बन गया तो वह मां से किसके द्वारा जुड़ेगा? प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ता है। अब प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण जुड़ गया, उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है कि भाई भ्रूण गर्भ के अंदर है या नहीं। तो इसका क्या करते हैं, हम पता लगाते हैं। और भ्रूण का गर्भ में उपस्थिति का पता लगाना ही क्या कहलाता है? प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कहलाता है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी डायग्नोसिस किसे कहेंगे? भ्रूणीय प्रवर्धन की, यानी जो भ्रूणीय प्रवर्धन का मतलब हो गया भ्रूणीय विकास, भ्रूणीय परिवर्धन की शुरुआती अवस्था में। अब शुरुआती अवस्था में भ्रूणीय प्रवर्धन की शुरुआती अवस्था में, ठीक है, भ्रूण के भ्रूण की उपस्थिति, भ्रूण की उपस्थिति का पता लगाना क्या कहलाता है? प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कहलाता है। तो भ्रूणीय प्रवर्धन की शुरुआती अवस्था में ही जो भ्रूण उपस्थित है या नहीं है, ठीक है, तो उसकी उपस्थिति का पता लगाना ही क्या कहलाता है? प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कहलाता है। हाँ जी, ठीक। देखो, तो हम बात कर रहे थे प्रेगनेंसी डायग्नोसिस की। तो प्रेगनेंसी डायग्नोसिस हम किसे बोल रहे हैं? कि जब यदि गर्भाशय के अंदर भ्रूण है, ठीक है, तो उसका शुरुआती अवस्था में पता लगाना, यानी एक समय के बाद तो पता चल ही जाएगा, ठीक है, उसके शरीर में कुछ बदलाव आएंगे, उसके बाद तो पता चल ही जाएगा कि अंदर जो बच्चा है या नहीं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कब? कि जो भ्रूणीय प्रवर्धन हो रहा है, जो भ्रूण का विकास हो रहा है, उसकी शुरुआती अवस्था में, ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम उसकी उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। तो वही क्या कहलाता है? प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कहलाता है। इसको पता लगाने का उद्देश्य क्या है? कि भाई यदि जो पशुपालक है, ठीक है, तो जितना जल्दी पता चलेगा तो वो थोड़ा सा प्रिपेयर रहता है कि भाई गाय भैंस के लिए या जो भी जानवर वो पाल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए अच्छी डाइट दे सके, ठीक है, उसका जो अनवांटेड खर्चा है वैसे ना हो। यानी उसको पता लगे भाई अब तक हम उसको खाना पीना दे रहे थे, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, अच्छा खाना पीना दिया, फिर पता लगा कि भाई गाय भैंस के गर्भ के अंदर बच्चा है ही नहीं, तो वो क्या है, जितना भी उसने अच्छा खाना पीना दिया उसका अलग से खर्चा बढ़ गया। अब जो उत्पादन जो मिलना था उसे, वो अगले 4 महीने के बाद मिलेगा। इसलिए अनवांटेड खर्चे से, यानी बेकार के खर्चे से बचाने के लिए, ठीक है, शुरुआती अवस्था में भ्रूण की उपस्थिति का पता लगाना आवश्यक हो जाता है, विशेषकर गाय भैंस की या दुधारू पशु हैं उनमें। ठीक, तो इसका पता लगाने की विधियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले शारीरिक बदलाव द्वारा। तो कोई भी जब गाय भैंस प्रेग्नेंट होगी तो उसके शरीर में कुछ बदलाव आते हैं। ठीक है, अब जैसे हम बात करें कि सबसे पहला सिम्टम तो यही है कि उसके जो शरीर है उसके आकार में वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कि जो स्ट्रेस साइकिल है जो एक निश्चित समय के बाद रिपीट होती रहती है, जैसे गाय भैंस में हम बात करें तो हर 21 दिन में क्या है, एक स्ट्रेस साइकिल आती है। ठीक है, तो वो नहीं आएगी, ये भी क्या है,
एक कार्य की बदलाव है। तो ये चीज हो गई शारीरिक बदलाव के द्वारा, खाना पीना थोड़ा सा उसका बढ़ जाएगा, है ना। तो ये किसके द्वारा होता है, शारीरिक बदलाव के द्वारा। जो उसका पेट है वो बढ़ने लग जाएगा, साइज वगैरह उसकी बढ़ने लग जाएगी। दूसरा है एब्डोमिनल पल्पेशन के द्वारा। जो ये प्रक्रिया है मुख्य रूप से हम छोटे जानवरों में अपना सकते हैं। ठीक है। कैसे कि भाई गाय, जो अपनी भेड़ बकरियां हैं, तो उनमें पेट को थोड़ा सा दबा करके हम भ्रूण की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। ठीक। अगला है एक्सरे द्वारा। तो एक्सरे द्वारा तो कोई भी जानवर हो, अ, भ्रूण की उपस्थिति का पता हम आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जो भ्रूण के किसी भी जानवर के अंदर यदि भ्रूण की उपस्थिति है मादा जानवर के अंदर, जब हम उसका एक्सरे कराएंगे तो अंदर दूसरे जो जानवर है, जो छोटा बच्चा है, उसकी इमेज भी आएगी। चाहे वो एक्सरे के द्वारा भी कर सकते हैं हम, और अल्ट्रा सोनोग्राफी के द्वारा भी। ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं हम सोनोग्राफी के द्वारा। ठीक है, जो कि विशेष करके इसमें ह्यूमंस बीइंग में यूज की जाती है। अगले अगला है ब्लड प्रोजेस्टेरोन लेवल के द्वारा। क्योंकि जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए कौन से हार्मोन की आवश्यकता होती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की आवश्यकता होती है। ठीक है। और जो किससे स्रावित होता है, कार्पस लूटियम से स्रावित होता है। ठीक है। कार्पस लूटियम से कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन। तो यदि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ी हुई है रक्त में, तो इसका मतलब ये है कि जो जानवर है वो क्या है, प्रेग्नेंट है। ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति के द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि जानवर प्रेग्नेंट है या नहीं। यदि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा नहीं है या बहुत कम है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जानवर प्रेग्नेंट नहीं है। ठीक है। और सबसे जो ज्यादा काम में आने वाला जो मेथड है, वो है रेक्टल पल्पेशन। ठीक है। तो रेक्टल पल्पेशन क्या है कि इसमें गुदा मार्ग के द्वारा हाथ दे करके जो जननांग है, मादा जननांग है, ठीक है, विशेषकर कहाँ, जो गर्भाशय है या उसके जो हॉर्न है, उसके हॉर्न में भ्रूण की उपस्थिति का पता लगाते हैं। तो किसके द्वारा लगा रहे हैं हम, हाथ डाल करके या हाथ की सहायता से लगा रहे हैं। और हाथ को कहाँ पर दे रहे हैं हम, रेक्टम में। ठीक है। तो क्योंकि रेक्टम के नीचे ही क्या होते हैं, मादा जननांग होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम देखें तो मान लो कि ये क्या हो गया, रेक्टम। और यहीं पर क्या होते हैं नीचे, ये मादा जननांग होते हैं। सर्विक्स हो गई, सर्विक्स के बाद यहाँ क्या हो गए, इसके हॉर्न हो गए। इनके अंदर ही हम क्या करते हैं, रेक्टम के द्वारा इन मादा जननांगों को पल्पेट करके, इनको महसूस कर करके, क्योंकि बीच में क्या होती है, एक लेयर होती है। ठीक है, एक झिल्ली होती है। वैसा तो है नहीं कि हमारा सीधा हाथ उसके ऊपर ही जाए, लेकिन झिल्ली कैसी है, काफी पतली होती है। तो जो मादा जननांग है वो काफी आसानी से हमें नीचे महसूस होते हैं। तो रेक्टम में हाथ दे करके हम इन मादा जननांगों को महसूस करते हैं कि इनमें भ्रूण की उपस्थित है या नहीं। ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा काम में आने वाला जो मेथड है वो कौन सा हो गया अपना, रेक्टल पल्पेशन के द्वारा। अब किस किस तरह से इन तरीकों को अपनाया जाता है, देखो। सबसे पहले बात करते हैं रेक्टल पल्पेशन की। चलो देखो, रेक्टल पल्पेशन। तो जो रेक्टल पल्पेशन है, तो इसका जो उपयोग है भ्रूण की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, कब से लेकर कब तक लगा सकते हैं। पहला तो ये होता है कि हम इसको पता लगाते हैं लगभग 1 से 1.5 महीने की उम्र पर, या प्रेगनेंसी के दौरान। 1 से 1.5 महीने की, 1 से 1.5 महीने पर। ठीक है। तो अब 1 से 1.5 महीने के दौरान यदि हम रेक्टल पल्पेशन करते हैं, तो हमें गर्भाशय के अंदर क्या क्या चीज महसूस होंगी। ठीक है। तो कौन कौन सी चीजें महसूस होंगी इसकी बात करें हम,
ठीक है, किन चीजों को मानकर हम कह सकते हैं कि अंदर जो भ्रूण है वो उपस्थित है? सबसे पहले, नंबर एक, ओवरी के ऊपर एक गड्ढा के रूप में कार्पस लूटियम का महसूस होना। ठीक है, तो पहला तो यही है कि जब हम रेक्टल पल्पेशन कर रहे हैं 1 से 1.5 महीने के दौरान, तो हमें ये महसूस होगा कि जो ओवरी है हम उसको पकड़ पा रहे हैं और उसके ऊपर हमें हल्का सा गड्ढा महसूस हो रहा है। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ कार्पस लूटियम है और वो उपस्थित है। और यदि कार्पस लूटियम उपस्थित है तो प्रेगनेंसी बनी हुई है, क्योंकि कार्पस लूटियम का काम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना, जो कब तक रहेगी, जब भ्रूण बनेगा। नहीं तो क्या होगा कि 16वें से 18वें दिन के बीच में कार्पस लूटियम का रिग्रेशन, ठीक है, यानी उसका विघटन शुरू हो जाता है। यदि अभी भी कार्पस लूटियम उपस्थित है 1 से 1.5 महीने के बाद या 1 से 1.5 महीने के दौरान, तो हम ये मान के चलते हैं कि अंदर भ्रूण उपस्थित है। ठीक है, नहीं तो क्या है, कार्पस लूटियम 18वें दिन से रिग्रेस होना शुरू हो जाती है, विघटन होना शुरू हो जाती है, नष्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, दूसरा है, किसी एक हॉर्न का, किसी एक हॉर्न की साइज या आकार का दूसरे हॉर्न से बड़ा होना। ठीक है, तो ये भी किस चीज का इंडिकेशन है कि जब हम दोनों हॉर्न क्या होते हैं, नॉर्मली समान आकार और साइज के होते हैं। ठीक है, यदि किसी एक हॉर्न की लंबाई या आकार बड़ा है तो क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बच्चा है, जो भ्रूण है, उसका प्रवर्धन या विकास हो रहा है। ठीक है, तो 1 से 1.5 महीने के दौरान हमें ये चेंज महसूस होते हैं। इन चीजों को हम रेक्टल पल्पेशन के द्वारा महसूस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है, यदि हम 2 से 3 महीने पर 2 से 3 महीने पर यदि हम रेक्टल पल्पेशन करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या क्या चेंजेस महसूस होंगे? देखिए, हॉर्न में पानी भरे गुब्बारे जैसी संरचना महसूस होना, यानी ऐसा महसूस होगा किसी एक हॉर्न में कि जैसे जो पानी भरा हुआ गुब्बारा उपस्थित है। ठीक है, दूसरा, झिल्लियों में फिसलन। ठीक है, हॉर्न में झिल्लियों या परतों के मध्य फिसलन महसूस होना। क्यों? क्योंकि यदि जो हॉर्न है के अंदर, जैसे मान लो कि ये क्या हो गया कि हॉर्न है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, भ्रूण उपस्थित है। ठीक है, ये इसके अंदर भ्रूण हो गया, तो जब हम इसको पकड़ेंगे तो ये जो भ्रूण है ये फिसल करके जाएगा। ठीक है, इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या है, ये जब पकड़ने की कोशिश करेंगे तो फिसलेगा, दूसरी जगह जाएगा, तो ऐसा होगा कि एक झिल्ली दूसरी झिल्ली के ऊपर क्या हो रही है, फिसल रही है, स्लिप हो रही है। ठीक है, भ्रूणीय झिल्लियों के मध्य क्या होता है, हमें फिसलन महसूस होती है।
और तीसरा हो जाता है, शुरुआत में पानी भरे हुए गुब्बारे जैसी संरचना महसूस होती है, लेकिन 3 महीने की उम्र पर या प्रेगनेंसी पर, ठीक है, जो सामान्यतः हम करते हैं, कब करते हैं, 3 महीने की प्रेगनेंसी पर करते हैं, तो फुटबॉल जैसी भ्रूण का, फुटबॉल जैसी संरचना के रूप में महसूस होना। तो 3 महीने की जो प्रेगनेंसी है, उस पर हमें जो भ्रूण है वो कैसा महसूस होगा, जैसे कि फुटबॉल है, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। शुरुआत में पानी से भरे हुए गुब्बारे जैसी संरचना महसूस होगी, और हॉर्न जो है कैसी होगी, स्प्लिटिंग मेम्ब्रेन, यानी जो फिसलन महसूस होगी झिल्लियों के मध्य। दूसरा, भ्रूण जब 3 महीने की पूरी हो जाएगी प्रेगनेंसी, तो जो भ्रूण है वो कैसा होगा, फुटबॉल जैसी संरचना के रूप में हमें महसूस हो, ठीक है। तो ये महसूस होता है कब, हमें 2 से 3 महीने की उम्र के दौरान, या जो प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट हम देखिए, तीसरी स्टेज आती है 4 से 5 महीने के दौरान। यहां पर क्या महसूस होगा हमें, तो जो 4 से 5 महीने की प्रेगनेंसी है उसके दौरान सबसे पहले तो ये होता है कि अब तक की जो संरचनाएं थी ये हमें महसूस हो जाती हैं पेल्विक कैविटी के अंदर ही, ठीक है, क्योंकि पेल्विक कैविटी के अंदर ही मादा जननांग उपस्थित होते हैं। तो यहाँ तक कि जो हम प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करते हैं वो हम कहाँ पर करते हैं, पेल्विक कैविटी के अंदर ही करते हैं। लेकिन जैसे ही भ्रूण 3 महीने के बाद का होता है तो उसकी साइज धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो उसकी जब साइज बढ़ती है तो पेल्विक कैविटी का जो आकार है उसके विकास के लिए छोटा पड़ जाता है। तो भ्रूण, यानी जो उसका हॉर्न है, जिस हॉर्न में उसका विकास हो रहा है, उसका शेप और साइज भी बढ़ता है, ठीक है। और जो हॉर्न है वो कहाँ चला जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है। तो जब भ्रूण एब्डोमिनल कैविटी में जाता है तो उसमें वजन भी बढ़ जाता है, और वजन बढ़ने के कारण जो सर्विक्स है उस पर दबाव पड़ता है, ठीक है। तो उसी के आधार पर हम प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के सिम्टम लिखते हैं। नंबर 1, भ्रूण उदर गुहा में, उदर गुहा में चला जाता है। दूसरा, सर्विक्स पर तनाव महसूस होता है, क्योंकि सर्विक्स के द्वारा कहाँ लटका रहता है, वो एब्डोमिनल कैविटी में लटका होता है। तो जब हम सर्विक्स को पकड़ते हैं तो सर्विक्स हमें कैसी महसूस होती है, खिंची खिंची सी महसूस होती है, ठीक है, जैसे इसकी सहायता से कोई वजनदार चीज लटकी हुई है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, तनाव। तो सर्विक्स पर हमें क्या महसूस होता है, तनाव महसूस होता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो 5 महीने के दौरान जो हमें प्रदर्शित होता है वो होती है फ्रीमीटस। क्या है, फ्रीमीटस, क्योंकि भ्रूण का साइज भी बढ़ रहा है, आकार ये बढ़ रहा है, तो उसके विकास के लिए हमें क्या चाहिए, ज्यादा पोषक तत्व देने पड़ते हैं माँ के द्वारा। और माँ किसके द्वारा देती है पोषक तत्व, जो प्लेसेंटा उसके द्वारा देती है। प्लेसेंटा में किसके द्वारा देगी, रक्त स्राव के, सॉरी, जो रक्त प्रवाह है उसके द्वारा देगी। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जब तक गर्भाशय में रक्त प्रवाह नहीं बढ़ेगा तो भ्रूण का विकास नहीं होगा। और रक्त प्रवाह जब बढ़ता है तो किसके द्वारा बढ़ेगा, जो गर्भाशय की धमनी है, ठीक है, उसमें बढ़ेगा। तो वही बात हम कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, फ्रीमीटस कह रहे हैं। तो मिडिल यूटेराइन आर्टरी में, फ्रीमीटस किसे कहते हैं, मिडिल यूटेराइन आर्टरी में, यानी धमनी में रक्त प्रवाह का बढ़ना, रक्त प्रवाह का बढ़ना, ठीक है।
और जो ये रक्त प्रवाह बढ़ जाता है ना, ये कैसा महसूस होता है, जिस तरह से हमारी नब्ज महसूस होती है ना हमें हाथ में, ठीक है, उससे भी ज्यादा एक साथ ऐसा चलता है जैसे पाइप के अंदर पानी चल रहा हो, हमने रोका हो, ठीक है, जैसे पाइप को हम प्रेशर से रोकते हैं तो पानी का बहाव उसमें हमें महसूस होता है। तो ऐसे ही जब हम प्रेगनेंसी करते हैं, तो जो मिडिल यूटेराइन आर्टरी है, तो वहां पर हम जब पकड़ के देखते हैं तो रक्त प्रवाह हमें स्पंदन के रूप में महसूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें थर्मीटस में, किसके अंदर, मिडिल यूटेराइन आर्टरी में, इसमें रक्त प्रवाह, स्पंदन यानी धड़कन के रूप में महसूस होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, जो 4 से 5 महीने के दौरान जब हम प्रेगनेंसी करते हैं तब। ठीक है, और इसी दौरान जो भ्रूण है उसके मूवमेंट भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला आता है इसमें, 4 से 5 हो गया, 5 से 7 माह, 5 से 7 माह पर क्या क्या परिवर्तन महसूस होते हैं। सबसे पहले तो इसमें क्या होगा, क्योंकि जो भ्रूण है किसमें चला गया, एब्डोमिनल कैविटी में चला गया। ठीक है, तो इस दौरान यदि हम प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है, तो जो कॉटिलिडन्स हैं, जो हम बात कर रहे थे ना, कैरेंकल्स एंड कॉटिलिडन्स, ठीक है, तो वो यहाँ पर हमें महसूस आसानी से होते हैं। ठीक है, कॉटिलिडन्स महसूस होते हैं। दूसरा, भ्रूणीय गतिविधियां, भ्रूणीय गतिविधियां, गतिविधियां से मतलब है कि उसके हाथ पैर का चलना, उनका मूवमेंट अधिक महसूस होती हैं, यानी उसके मूवमेंट अधिक हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आसानी से हम प्रेगनेंसी का पता लगा लेते, वो तो आसानी से बाहर से भी दिखना लग जाता है इस समय तक। और क्या रहेगा, तो कोटिलिडन्स महसूस हो जाते हैं, भ्रूणीय गतिविधियां महसूस हो जाते हैं। ठीक है, तो यही मुख्य रूप से है यहाँ पर। और दूसरा है कि अगला, कि 7 माह से प्रसव तक, 7 माह से लेकर के प्रसव तक, तो इस अवस्था में क्या होता है कि जो भ्रूण है, ठीक है, जैसे ही जैसे उसका प्रसव का समय नजदीक आता है, तो 7 माह के बाद जो भ्रूण है वापस पेल्विक कैविटी की ओर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, प्रारंभ कर देता है। और यहाँ पर तो सभी एक्टिविटी हमें आसानी से बाहर से ही दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पर हमने बात की शुरुआत में कि जो कौन कौन से हमें परिवर्तन महसूस होते हैं। सबसे पहले हमने बात की कि जो गर्भ परीक्षण है वो किसे कहते हैं, कि शुरुआती अवस्था में ही भ्रूण की उपस्थिति का पता लगाना ही क्या कहलाता है, गर्भ परीक्षण कहलाता है। तो शुरुआती अवस्था में हम किसके द्वारा पता लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही अंडोत्सर्ग होगा तो क्या बनेगी, कार्पस लूटियम बनेगी। ठीक है, और कार्पस लूटियम कब तक रहेगी, जब तक भ्रूण उपस्थित रहेगा। यदि भ्रूण उपस्थित नहीं है गर्भाशय के अंदर, तो 18वें दिन से, 16 से लेकर 18वें दिन के बीच में से जो कार्पस लूटियम है वो नष्ट होना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, जिससे कि अगले ईस्टर साइकिल की जो विधि है वो प्रारंभ हो जाती है, उसकी तैयारी शुरू हो जाती है।
अब यहां पर ये अर्थ है कि यदि 20 दिन के बाद भी, या ये कहें कि हम बात कर रहे हैं शुरुआत में किसके, 1 महीने के बाद की बात कर रहे हैं हम तो, यदि 1 महीने बाद भी कार्पस लूटियम उपस्थित है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गर्भाशय के अंदर बच्चा उपस्थित है, क्योंकि कार्पस लूटियम किसका स्राव कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव कर रहा है। तो किसके लिए आवश्यक है, प्रेगनेंसी के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो ओवरी में एक गड्ढा महसूस होता है जो किसका है, कार्पस लूटियम का है। और किसी एक हॉर्न की साइज हमें, दोनों हमें इक्वल महसूस नहीं होंगे, बराबर महसूस नहीं होंगे, एक और हल्का सा हमें बड़ा महसूस होता है। ठीक है, ये तो हो गया 1 से 1.5 महीने के दौरान प्रेगनेंसी डायग्नोसिस का तरीका। दूसरा है, हम 2 से 3 महीने पे कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 से 3 महीने के दौरान क्या होगा कि एक हॉर्न का साइज तो हमें बड़ा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जो 1.5 महीने पर कर रहे थे उसके बजाय जब हम 2 महीने पर करते हैं तो एक हॉर्न का साइज हमें आसानी से बड़ा महसूस होता है। दूसरा, जो हॉर्न बड़ा है वो कैसा महसूस होता है हमें, जैसे पानी से भरा हुआ गुब्बारा। ठीक है, तो पानी से भरे हुए गुब्बारे की तरह महसूस होता है। और जब हम उसे पकड़ते हैं, ठीक है, तो स्प्लिटिंग मेम्ब्रेन, यानी जो मेम्ब्रेन है या परत है वो एक दूसरे के ऊपर फिसलती हुई महसूस होती है। ठीक है, ये हो गया। तीसरा, जैसे ही 2 महीने से आगे बढ़ेंगे, 3 महीने कंप्लीट होने पर आएंगे, तो वही जो पानी से भरा हुआ गुब्बारे की तरह महसूस हो रहा था, वही कैसा महसूस होने लग जाएगा हमें, फुटबॉल के साइज का जो है भ्रूण हो जाता है, थोड़ा सा साइज में बढ़ जाता है और फुटबॉल के आकार का वो हो जाता है। ठीक है, तो भ्रूण कैसा हो गया, हमें फुटबॉल के रूप में दिखाई देने, सॉरी महसूस होता है, दिखेंगे तो कैसे अंदर, है ना, तो हम महसूस ही कर सकते हैं रेक्टल पल्पेशन के द्वारा। अगला है, 4 से 5 महीने के दौरान हम जो प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि भ्रूण उदर गुहा में चला जाता है, क्योंकि जो भ्रूण की वृद्धि हो रही है, उसका जो विकास हो रहा है, उसके लिए पेल्विक कैविटी छोटी पड़ने लग जाती है, और भ्रूण कहाँ चला जाता है, आगे पेल्विक कैविटी, सॉरी एब्डोमिनल कैविटी में, उदर गुहा में चला जाता है। अब उस भ्रूण में जिस हॉर्न में बच्चा है उसमें वजन है, क्योंकि भ्रूण का विकास हो रहा है, तो जैसे ही वो एब्डोमिनल कैविटी में जाएगा तो नीचे सर्विक्स पर खिंचाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही, जैसे कोई रस्सी है, एक तो ढीली पड़ी हुई है, एक उससे हम कोई वजन लटका दें, ठीक है, तो रस्सी पर क्या रहेगी, तनाव रहेगा, ठीक है, खिंचाव रहता है। तो उसी प्रकार से जो सर्विक्स है, क्योंकि उससे क्या लटका हुआ है नीचे एब्डोमिनल कैविटी में, भ्रूण लटका हुआ है, ठीक है, तो सर्विक्स पर क्या आ जाता है, तनाव आ जाता है। ठीक है, तो सर्विक्स पर क्या आ गया, तनाव आ गया। अब एब्डोमिनल कैविटी में भ्रूण का विकास हो रहा है, तो विकास के दौरान उसको अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी आपूर्ति जो गर्भाशय है उसकी धमनियों के द्वारा की जाती है। तो उस स्राव, जो रक्त स्राव है, रक्त के द्वारा जो पोषक तत्व देने हैं उनकी पूर्ति करने के लिए रक्त प्रवाह क्या होता है, बढ़ जाता है गर्भाशय में। और गर्भाशय में जो रक्त जा रहा है किसके द्वारा जा रहा है, यूट्राइन आर्टरियों के द्वारा जा रहा है। तो यहाँ पर जो रक्त प्रवाह बढ़ता है वो किस में बढ़ता है, मिडिल यूटेराइन आर्टरी में बढ़ता है। ठीक है, तो मिडिल यूटेराइन आर्टरी में क्या हो जाता है, रक्तस्राव, रक्त प्रवाह बढ़ जाता है। और वह हमें कैसे महसूस होता है, धड़कन की तरह महसूस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमिटस। ठीक है, तो ये हो गया 4 से 5 महीने के दौरान। फिर बात करते हैं हम 5 से 7 महीने के दौरान। 5 से 7 महीने के दौरान जो कोटिलिडन्स हैं वो आसानी से महसूस होते हैं, भ्रूणीय गतिविधियां तेज हो जाती हैं, उसके हाथ पैरों का चलना, सिर का मुड़ना, ठीक है, ये सब आसानी से महसूस होते हैं। और 7 माह से लेकर के प्रसव तक जो बच्चा है उसके मूवमेंट और भी तेज हो जाते हैं। ठीक है, आसानी से बाहर से भी उसके मूवमेंट हमें दिखाई देने लगते हैं। और जो बच्चा है वह पेल्विक कैविटी की ओर जो गति है वो प्रारंभ कर देता है, आना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो ये होता है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, जो कौन सा मेथड है अपना, रेक्टल पल्पेशन मेथड है। ठीक है, अब देखिए ये तो बात हो गई अपनी गाय भैंस के बारे में मुख्य रूप से, क्योंकि ये जो विधि है हम किस में अपनाते हैं, गाय में भी अपना लेते हैं। मुख्यतः हम जो बात कर रहे हैं गाय भैंस की कर रहे हैं 9 महीने के हिसाब से। ठीक है, और यह विधि हम जो ऊंटनी है उसमें भी अपना लेते हैं। ठीक है, भेड़ बकरियों में हम मुख्यतः अपनाते हैं एब्डोमिनल जो पल्पेशन की। ठीक, और जो क्या नाम है, छोटे जानवर हैं जैसे अपनी बिच हो गई, यानी कुतिया हो गई, बिल्ली हो गई, और घोड़ी हो गई,
इनमें मुख्यतः जो तरीका अपनाया जाता है वो एक तो सोनोग्राफी का अपनाया जाता है, ठीक है। और दूसरा हम बात कर रहे हैं घोड़ी के बारे में, दो टेस्ट हैं मुख्य रूप से, उनको अपनाया जाता है, क्यूबोनी टेस्ट और A to Z टेस्ट। देखिए, अब प्रयोगशाला जांच है ये, तो इसमें प्रयोगशाला जांच में एक पहला टेस्ट आता है बेरियम क्लोराइड टेस्ट। क्या है, कैसे है, देखो। प्रयोगशाला जांच में पहला टेस्ट आता है बेरियम क्लोराइड टेस्ट। ये किस में उपयोग किया जाता है? गाय भैंस में उपयोग में लिया जाता है। अब होता क्या है ये बेरियम क्लोराइड टेस्ट में, किस चीज का पता लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, 5 से 6 बूंद लेते हैं किसकी, 1% बेरियम, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। और किसके अंदर लेते हैं, 5 ml यूरिन लेते हैं, ठीक है। और जब इसको कुछ देर के लिए रख देते हैं तो क्या होता है कि जो यूरिन है, ठीक है, इनकी जो क्रिया होगी उसके द्वारा या तो सफेद प्रेसिपिटेशन बनेगा, ठीक है, या नहीं बनेगा। अब जो प्रेसिपिटेशन बनता है ना, जिसको बोलते हैं हम अवक्षेप, जमाव, तो सफेद रंग का जमाव यदि बन रहा है और यदि नहीं बन रहा है तो उसका क्या मतलब है। तो जो सफेद रंग का अवक्षेप जो बनता है उसको रोक बनने से रोकने का काम करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। देखो, आप तो इतना याद रखो अभी कि जो सफेद अवक्षेपण, इसको इस तरह से याद रखें, सफेद अवक्षेपण, या इसी को बोल देते हैं, अवक्षेपण का मतलब हो गया जमाव, ठीक है। ये क्या है, अनुपस्थित है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जानवर कैसा है, प्रेग्नेंट, यानी गर्भित है, ठीक है। अब देखो कैसे है, हम बात कर रहे हैं बेरियम क्लोराइड टेस्ट। मैंने लाई तो अगरबत्ती। बेरियम क्लोराइड। वहां से लग रहे हैं बुरी तरह से। अब बेरियम कट गया क्लोराइड कट गया। टेस्ट में हम क्या कर रहे हैं, ले जा। 1%, ये वहां से घेर ना रही तू ऊपर साथ। ये माइक बंद कर लो, बेरियम क्लोराइड लिया हमने, ठीक है। और इस 1% बेरियम क्लोराइड की कितनी ली हमने, 5 से 6 बूंद ली। वो आवाज जा रही है। और इसमें मिलाया इसको हमने 5 ml पेशाब के साथ मिक्स किया। अब यहां पर सफेद अवक्षेप क्या बन रहा है, सफेद जमाव, इसको हम क्या बोल देते हैं, अवक्षेप। इसका मतलब हो गया कि जो सफेद अवक्षेप है उपस्थित। तो इसका मतलब हो गया कि जानवर कैसा है, अगर्भित है। और यदि अनुपस्थित है सफेद अवक्षेप, तो इसका मतलब हुआ कि जानवर क्या है, गर्भित है। वैसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अवक्षेप बनने को रोकता है, ठीक है। तो ये इसका की पॉइंट है कि सफेद अवक्षेप क्यों बनता है और क्यों नहीं बनता है, यानी किस कंडीशन में हम मतलब इसको है गर्भित मान रहे हैं। यदि सफेद अवक्षेप अनुपस्थित है तो हम क्या बोल रहे हैं, गर्भित है। क्यों है, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस में रहेगा, जो जानवर
प्रेग्नेंट है, तो कार्पस लुटियम के द्वारा प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, तो यदि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा तो जो बेरियम क्लोराइड के द्वारा पेशाब से क्रिया करके सफेद अवक्षेप बना रहा होगा उसको रोक देगा। और यदि रोक देगा, यानी इसका मतलब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, तो क्या हो गया, जो एनिमल है वो प्रेग्नेंट हो गया। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अवक्षेप बनने की क्रिया को क्या करता है, रोकता है। और यदि रोकेगा तो अवक्षेप क्या रहेगा, अनुपस्थित रहेगा। और अनुपस्थित है, इसका मतलब प्रोजेस्टेरोन उपस्थित है, और जानवर कैसा हो गया, गर्भित। यदि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं होगा तो अवक्षेप बन जाएगा, और जानवर कैसा माना जाएगा, अगर्भित माना जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया अपना बेरियम क्लोराइड टेस्ट। दूसरा है ट्यूबोनी टेस्ट, और तीसरा है A to Z टेस्ट। ठीक है, और ये दोनों ही टेस्ट इसमें यूज किए जाते हैं, बॉडी में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें जो अंतर है वो क्या है, कि जो क्यूबोनी टेस्ट है यह एक रासायनिक तरीका है, केमिकल मेथड है। ठीक है, कैसा है ये, रासायनिक तरीका है। और ये कैसा है, बायोलॉजिकल मेथड है, या इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है, जैविक तरीका है। दूसरा है जो गर्भकाल का हम पता लगा रहे हैं, वो किस उम्र पर, मतलब किस दौरान लगा रहे हैं। तो जो क्यूबोनी टेस्ट है उसके द्वारा जो हम गर्भकाल का पता लगा सकते हैं वो 150 से 300 दिन के गर्भकाल के दौरान लगा सकते हैं। इसके दौरान 150 से 300 दिन के दौरान इसका पता लगा सकते हैं हम, जो घोड़ी है उसके अंदर गर्भ की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। और दूसरा जो बायोलॉजिकल मेथड है, A to Z टेस्ट है, उसमें जो हम प्रेगनेंसी का पता लगाते हैं वो 150 से, सॉरी, 100 से 50 से 100 दिन के बीच में ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेगनेंसी की शुरुआत में, ठीक है, घोड़ी में प्रेगनेंसी की शुरुआत में हम कौन से टेस्ट का उपयोग करेंगे, A to Z टेस्ट का उपयोग करेंगे। ठीक, और लेट स्टेज में हम किसका उपयोग करेंगे, ट्यूबोनी टेस्ट का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो अर्ली प्रेगनेंसी और लेट प्रेगनेंसी दोनों जगह पर अलग अलग प्रेगनेंसी डायग्नोसिस जो मेथड है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ट्यूबोनी टेस्ट में हम क्या कर रहे हैं, पेशाब के अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसकी उपस्थिति का पता लगाते हैं। ठीक, और जबकि A to Z में हम किसकी उपस्थिति का पता लगा रहे हैं, ECG, इक्वाइन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, कौन सा है, इक्वाइन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, या फिर PMSG, प्रेग्नेंट मेयर सीरम गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, तो PMSG के द्वारा या ECG के द्वारा हम किसका पता लगाते हैं, प्रेगनेंसी का पता लगाते हैं। ठीक, तो ये हो गए अपने क्यूबोनी टेस्ट और A to Z टेस्ट। तो दोनों में अंतर क्या है, कि क्यूबोनी टेस्ट है वो केमिकल मेथड है, A to Z टेस्ट कैसा है, बायोलॉजिकल मेथड है। ठीक, और जो क्यूबोनी टेस्ट है वो लेट प्रेगनेंसी में प्रयोग में लाया जाता है, 150 से 300 दिन के गर्भकाल के दौरान। और जो A to Z है वो 50 से 100 दिन के बीच में ही इसको उपयोग हम, यानी अर्ली प्रेगनेंसी में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पेशाब में एस्ट्रोजन हार्मोन की उपस्थिति का पता लगा रहे हैं, और जो क्या नाम है, A to Z में हम किसका उपयोग कर रहे हैं, इक्वाइन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, या PMSG का हम उपस्थिति का पता लगा करके हम प्रेगनेंसी का पता लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने किस किस के बारे में की, बात की। एक तो हमने की जो रेक्टल पल्पेशन के द्वारा, जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है। ठीक है, तो गाय भैंस में मुख्य रूप से उपयोग में लाया जाता है, ऊंटनी में भी इसको उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, और जो भेड़ बकरियां हैं उनमें हम कौन सा मेथड काम में लेते हैं, एब्डोमिनल पल्पेशन मेथड को काम में लेते हैं, या हम अल्ट्रासोनोग्राफी को काम में ले सकते हैं। इसी तरह से अल्ट्रासोनोग्राफी को हम किस में काम में लेते हैं, कुत्ते और, यानी कुतिया और बिल्ली के अंदर भी काम में लेते हैं। जबकि कुछ जो लेबोरेटरी टेस्ट हैं, जिसमें एक तो हो गया बेरियम क्लोराइड, तो लेबोरेटरी टेस्ट, कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट गाय भैंस के लिए काम में लिया जाता है, तो कौन सा टेस्ट है गाय भैंस में लेबोरेटरी टेस्ट में, बेरियम क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, अब कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट घोड़ी में प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के लिए काम में लिया जाता है,
तो आ जाएंगे दोनों। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि ओडी में कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, अगली प्रेगनेंसी के दौरान पहचान के लिए काम में लिया जाता है, तो अपना आंसर आएगा A to Z में। ठीक है। और कौन सा टेस्ट, यानी कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट लेट प्रेगनेंसी में काम में लिया जाता है, तो आंसर जाएगा अपना ट्यूबोनी। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन किसी भी तरह से घूम फिर करके आ सकता है। अब देखिए, ऊंट के लिए बात करें कि ऊंट में और एक टेस्ट होता है। देखिए, कॉकिंग ऑफ टेल। ठीक है। ये क्या है, ऊंटनी में एक गर्भ परीक्षण का विशेष तरीका होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट ऊंटनी होती है, ठीक है, वो गर्भावस्था के दौरान, ठीक है, शुरुआती अवस्था में जैसे गर्भावस्था होती है, उस दौरान जो उसकी पूंछ है उसको ज्यादा रगड़ती है, बल्बर लिप्स के ऊपर ज्यादा रगड़ती है। ठीक है। यानी ज्यादा मरोड़ करके उसको ऐंठा दे करके रखती है, तो उसे बोलते हैं हम कॉकिंग ऑफ टेल। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि कॉकिंग ऑफ टेल किस जानवर में प्रेगनेंसी डायग्नोसिस का तरीका है। ठीक है। तो यानी ऊंटनी के अंदर कौन सा प्रेगनेंसी डायग्नोसिस का तरीका हो गया, कॉकिंग ऑफ टेल, ये इसका मेन सिम्टम है। ठीक है। कॉकिंग ऑफ टेल के द्वारा ऊंटनी के अंदर प्रेगनेंसी का हम पता लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया अपना प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के तरीके। तो यहां तक